नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सर और आपका आज की क्लास में स्वागत है। 11th क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देख रहे थे कि हमारे ड्रॉबैक्स क्या हैं, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। अगर हम देखें तो ड्रॉबैक्स ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी क्या है? देखिए, वेव नेचर मतलब ये पार्टिकल नेचर का, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हम वेव नेचर पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा पार्टिकल नेचर है, कुछ ड्रॉबैक से वेव नेचर के, वही हम उसमें देख रहे हैं। और अभी जो हम देख रहे हैं वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो अगर हम देखें, एन ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट एट ऑल वेवलेंथ इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। एक ऑब्जेक्ट जो कि सभी तरह के रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, चाहे वो किसी भी वेवलेंथ की क्यों ना हो, तो उसे हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ठीक है। और ब्लैक बॉडी के द्वारा जो रेडिएशन की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है। रेडिएशन का जो आधार होता है वो इसमें टेम्परेचर रहता है। ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो जनरली यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है। और अगर हम इसके एमिशन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी एमिशन की, वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर किस प्रकार का है। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कोर है या बेस कह लीजिए, ये इसका टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर की फ्रीक्वेंसी पे एमिशन डिपेंड करता है, और एमिशन जब हो जाए तो उसको हम रेडिएशन कहते हैं। ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि एन आइडल बॉडी विच एमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। वो आइडल बॉडी जो कि एमिट भी कर सके और एब्जॉर्ब भी कर सके सभी प्रकार की फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को, हम उसको क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी। एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय सच अ बॉडी, और उस बॉडी के द्वारा जब रेडिएशन एमिट किया जाता है तो उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। यहाँ पर एक स्पेक्ट्रा आपके सामने दिख रहा है, ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था। तो स्पेक्ट्रिकल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है। द मैक्सिमम of the intensity shift to shorter wavelength as the black body temperature increases। जैसे जैसे ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज करता है, तो वेवलेंथ जो होता है, इसकी इंटेंसिटी जो होता है, वो हायर से शॉर्टर की ओर क्या करती है? शिफ्ट करती है। एग्जाम्पल ऑफ ए ब्लैक बॉडी, कार्बन ब्लैक अप्रोक्सीमेटली फेयरली क्लोज टू ब्लैक बॉडी। जो कार्बन ब्लैक हमारे पास होता है वो ब्लैक बॉडी के अप्रोक्सीमेटली फेयरली हम कह सकते हैं कि वो क्लोज है। A good physical approximation to a black body is a cavity with a tiny hole। अगर उसको हम देखें तो अगर उसमें छोटा सा होल या टाइनी होल देख ली जाए तो हम कह सकते हैं कि ये लगभग लगभग वैसे ही। Any ray entering the hole will be reflected by the cavity walls and will be eventually absorbed by the walls। तो होगा क्या कि जो भी रे इसमें एंटर करेंगी होल में, वो कैविटी वॉल्स के थ्रू क्या कर देंगी? रिफ्लेक्ट कर देंगी और वॉल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ब्लैक होल है। ठीक है, क्लियर है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को एक बार देख लेते हैं कि जनरली प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है। ठीक है, एक मिनट। ओके, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात की जाए, प्लैंक ने कहा था द रेडिएंट एनर्जी emitted or absorbed by a body not continuously but discontinuously in the form of small discrete packets of energy, and these packets are called quantum। प्लैंक कहता है कि जो भी रेडिएंट एनर्जी एमिट होती है किसी भी बॉडी से,
या कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है किसी बॉडी के द्वारा, चाहे वो कॉन्टिन्यूसली हो चाहे वो डिसकॉन्टिन्यूसली हो, इन दोनों कंडीशन में ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्मॉल पैकेट ऑफ बंडल्स में होता है, या उसको आप स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स कह सकते हैं एनर्जी के, और दीज पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटम, सब क्या बोलेंगे क्वांटम पैकेट। इन केस ऑफ लाइट द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोन। लाइट के केस में स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन कहते हैं, ठीक है। बट इन जनरल केस द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम, और सामान्यतः हम जो एनर्जी का स्मॉलेस्ट पैकेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम कहते हैं। अब द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम जो है वो फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। E इज इक्वल टू एच न्यू, और E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब यहां पर H का मतलब जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻³ kg और 6.626 इंटू 10⁻³ जूल्स पर सेकेंड होती है, जूल सेकेंड होती है, और 6.626 इंटू 10⁻27 ERGS कह सकते हैं। The total amount of energy transmitted from one body to another will be some integral multiple of energy of a quantum. टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट होती है वो असल में इंटीग्रल मल्टीपल होता है एनर्जी का, ठीक है। तो उसको हम एन से डिनोट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू एन एच न्यू, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एन अपॉन एस सी अपॉन लैम्डा, और E इज इक्वल टू एस सी वी के ऊपर बार लगाया है, ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, और आप उसको नंबर ऑफ क्वांटा भी कह सकते हैं। एविडेंस ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी का एविडेंस कब देखें तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, प्रिज्म है। ए प्रिज्म कैन सेपरेट द लाइट अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। जो प्रिज्म होता है वो लाइट को सेपरेट कर सकता है अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। इफ लाइट बिहेव्स only as a wave, then a prism should give a continuous rainbow। अगर लाइट वेव की तरह क्या करे, बिहेव करे, तो प्रिज्म जो है वो कॉन्टिन्यूस रेनबो दे सकता है, ठीक है। बट इन रियलिटी इट डज नॉट, लेकिन रियलिटी में अगर हम देखें तो ये नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ नाइट्रोजन गैस आपको दिख रहा है, ठीक है, ओके। आप जरा देखें, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पार्टिकल नेचर को दिखाता है। 1887 में हर्ट्ज ने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट को दिखाया था, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो किसी मेटल जैसे कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम से क्या हो रहे थे, इजेक्ट हो रहे थे, ठीक है। कब हो रहे थे, जब उनमें बीम ऑफ लाइट पड़ रही थी, ठीक है। तो लाइट के पड़ने के बाद अगर किसी मेटल से आपको चमक नजर आ रही है तो वो चमक दर्शाता है कि वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, और इसी इजेक्शन की प्रक्रिया को, फेनोमेनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है। थ्रेशोल्ड एनर्जी, the minimum amount of energy that is required to eject an electron from the surface of a metal is called threshold energy। यानी कि वो कम से कम ऊर्जा
जिसके माध्यम से किसी मेटल की सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सके, तो उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, या उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। हालांकि वर्क फंक्शन जनरली हम कहते हैं उस ऊर्जा के लिए जो असल में किसी जगह दी जाती है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी हम कहते हैं उस फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा के लिए जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is the minimum frequency of incident light which can cause emission of photoelectrons from the metal surface। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी वो कम से कम फ्रीक्वेंसी है किसकी, किसी भी इंसिडेंट लाइट की, जो लाइट मेटल के ऊपर पड़ रही है, जिसके माध्यम से फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सके मेटल की सरफेस से। यानी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम फ्रीक्वेंसी में जो ऊर्जा चाहिए होती है, जो लाइट चाहिए होती है, उसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो कम से कम फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर आपने उससे कम ऊर्जा दे दी या कम आपने उसमें लाइट दे दी, तो भाई इलेक्ट्रॉन कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो निकल जाएगा। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा अगर आप दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो भाई जब फोटोन जिसपे कि सफिशिएंट एनर्जी हो, जब वो किसी मेटल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करता है, तो वो अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर कर देता है उसपे, किस पे, इलेक्ट्रॉन। और उसी ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर क्या होता है, निकल जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने फोटोन डाला, फोटोन को बम्बार्ड करवाया, और इस फोटोन में जो ऊर्जा है, इसी ऊर्जा का प्रयोग इलेक्ट्रॉन ने करा, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो अगर फोटोन में ऊर्जा की क्षमता को बढ़ा दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की गति भी जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा, ओके, एक मिनट है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, तो हायर द एनर्जी of incident photon and greater will be ejection of electron। ठीक है, इस बात को याद रखिए। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी, उतना ज्यादा ही क्या होगा, उतना ज्यादा ही क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रखा है hb इक्वल टू hb नॉट प्लस हाफ mev स्क्वायर। hb जो है वो आपका एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन है, hb नॉट जो है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और hb माइनस hb नॉट जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये आप इस माध्यम से आप इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिफरेंट कलर्स की रेंज होती है, और वो रेंज तब बनती है जब कोई लाइट जो होती है वो ग्लास, प्रिज्म या ड्रॉप ऑफ वाटर से पास होती है।
यानी ड्रॉप ऑफ वाटर से ये ग्लास प्रिज्म से पास होने के बाद जो रंगीन वातावरण हमें नजर आता है हम उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे कि आपका सबसे फेमस जो है वो रेनबो है। रेनबो स्पेक्ट्रम आप देखते हैं, इसमें नवरंग हमें नजर आते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हम क्या स्टडी करते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज द स्टडी ऑफ एटम्स थ्रू देयर इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी एटम का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ जो इंटरेक्शन है उसी को एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं कि एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। A spectrum of electromagnetic radiation transmitted through a substance showing dark lines or bands due to absorption at a specific wavelength। जब किसी स्पेक्ट्रम में आप डार्क लाइट देखते हैं काले कलर की, तो वो आपको इसलिए नजर आती है क्योंकि वहां पर जो ऊर्जा होती है वो सोख ली जाती है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जितने जगह पे ऊर्जा एब्जॉर्ब हो जाती है उतनी जगह पे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम इसको हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो हाइड्रोजन एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का आपके सामने उदाहरण है। इसी स्पेक्ट्रम के माध्यम से आपके सामने क्या होती है? ऊर्जा इधर से उधर होती है, ऊर्जा का हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के द्वारा जो रेडिएशन एमिट होती है उसका स्पेक्ट्रम जो निकलता है, जिसमें कि क्या हो? एब्जॉर्ब एनर्जी हो, तो उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जनरली काला नजर आता है, और जहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है वहां पर आपको कलर नजर आता है। ठीक है, क्लियर है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट हैव एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड। ऐसा कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या ऐसा कोई भी आयन जिसमें कि एब्जॉर्ब रेडिएशन हमें देखने को मिलती है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? एक्साइटेड कहलाएगा। ठीक है, वो आपको क्या कहलाएगा? एक्साइटेड कहलाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेज में जो हमें स्पेक्ट्रम नजर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये भी एग्जाम में पूछा आता है। When an electric discharge is passed through gaseous hydrogen, the H2 molecules dissociate and the energetically excited hydrogen atoms emit electromagnetic radiation of discrete frequency। जब किसी हाइड्रोजन गैस में आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को या इलेक्ट्रिसिटी को लगाते हैं तो H2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिसोशिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, और उससे एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस होता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करता है? निकालना शुरू कर देता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है डिस्क्रीट यानी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की होती है। ठीक है, बामर जो था वो साइंटिस्ट था जिसने 1885 में ये एक्सपेरिमेंट दिखाया था। ठीक है, और उसने एक इक्वेशन भी अगर आप दी थी, 1 by lambda is equal to r 1 by n square final minus 1 upon n square इनिशियल। r की वैल्यू जो है थी 1.0974 इंटू 10⁷ मीटर पर मीटर हम कह सकते हैं, ये थी। रिडबर्ग फॉर्मूला, बात करते हैं रिडबर्ग फॉर्मूले की। रिडबर्ग कौन थे? एक स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट थे। उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सीरीज ऑफ लाइन मिली उसको इस एक्सप्रेशन के माध्यम से उन्होंने बताया। v bar is equal to 109677 ब्रैकेट 1 by n square 1 minus 1 square 2 पर सेंटीमीटर।
n की वैल्यू 1 2 3 है और n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 1 या n1 प्लस 2 ऐसे करते। तो रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू निकली हाइड्रोजन के लिए वो थी 109677। ठीक है, इस रेडबर्ग कांस्टेंट का the first 5 series of lines that correspond and 1 is equal to 1 2 3 4 5 are known as Lyman Balmer Paschen bracket and front series। जो पहली 5 लाइनें थी उनके नाम लेमन बामर पाशन ब्रैकेट या फ्रंट सीरीज रखा गया। और यहाँ पर हमें हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइंस एमिशन स्पेक्ट्रम में नजर आ रहा है, आप चाहे इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में बनाने को तो नहीं आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम आपको ये दिख रहा है, N1 में लाइमन सीरीज, N2 बार्मर सीरीज, पार्शन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फ्रंट सीरीज, ऐसे करते करते कंटिन्यूम बन रहा है। ठीक है, चलिए बोहर मॉडल ऑफ एटम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज कितना काफी है।